Assalamu alaikum. My name is Nusrat Manzoor. I have qualified my BSc Nursing from Kemsora. Today I am here. I elaborate you what are the important steps that should be taken right from the beginning. That means from first year to qualify any competitive exam without using an objective book. So we will start right from the first year. फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे मेरा ये वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है, पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो है फर्स्ट ईयर से ही मैं स्टार्ट करूंगी ऐसे पढ़ना, ऐसे सारे कंसेप्ट क्लियर करना ताकि बाद में मुझे किसी ऑब्जेक्टिव बुक की जरूरत ना पड़े। मैं जैसे फोर्थ ईयर क्लियर करूं वैसे अगर कोई भी एग्जाम आता है यू मस्ट बी एबल टू क्रिएट दैट। अब मैं फर्स्ट ईयर की बात करूंगी। आप जो है फर्स्ट ईयर में मेन जो बुक्स हैं, नर्सिंग फाउंडेशन है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है और आपका न्यूट्रिशन है। बाकी सारे सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आई विल गिव यू जस्ट एग्जांपल कि आपको कैसे पढ़ना है। हाउ यू विल क्लियर ऑल द कंसेप्ट टू क्वालिफाई एनी ऑब्जेक्टिव एग्जाम विदाउट यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव बुक। पहले मैं बात करूंगी नर्सिंग फाउंडेशन की। नर्सिंग फाउंडेशन जो है ये बीएससी नर्सिंग में अगर किसी किताब को पहली प्रेफरेंस देंगे दैट इज नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन आपका बहुत वेल वर्सेड आप होनी चाहिए इससे, बिकॉज ये वाली जो किताब है आपको बाद में जब क्लिनिकल आपके एडमिशन बने या आप क्लिनिकल ड्यूटीज करें एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप जहां भी जॉब करेंगे तो लेकिन नर्सिंग फाउंडेशन जो है ये आपके साथ हमेशा रहेगा। और ये किताब जो है आपको बेसिक ट्रेनिंग जो आपको नर्सिंग की मिलेगी दैट इज फ्रॉम नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन में एक टॉपिक में लूंगी, फॉर एन एग्जाम्पल वाइटल साइंस की बात करेंगे। वाइटल साइंस जो है, वाइटल साइंस हर एक चीज का बेसिक है। अगर आप मैं बोलूंगी कि ये जो है वाइटल साइंस बेसिक है मेडिकल साइंस के, क्योंकि वाइटल साइंस ही आपको बताएंगे कि अंदर बॉडी में क्या गड़बड़ चल रही है या ठीक है या कोई गड़बड़ चल रही है। तो नर्सिंग फाउंडेशन में क्या करेंगे हम, जो भी आप वाइटल साइंस पढ़ेंगे, जैसे वाइटल साइंस में आपको पता है 5 वाइटल साइंस है, टीपीआर पढ़ते हैं आप। विल टेक एन एग्जांपल टेम्परेचर। जब भी आप टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे आप कौन कौन सा थर्मोमीटर है जो आप यूज करते हो, पहला पार्ट मतलब जो आपको इजी लगेगा। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरमिटेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर, आपको टेम्परेचर के बारे में फुल ऑन इंफॉर्मेशन रहनी है, मतलब पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप ये ऐसे पढ़ेंगे कि अगर आप टीचर होते हैं और अगर ये टॉपिक स्टूडेंट पढ़ता एनालिसिस करके तो आप क्या पूछते हो उससे कि जो उसको ना पता हो, ऐसे एनालिसिस करके आपको पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए अगर मॉर्निंग में आपने रिकॉर्ड किया तो ज्यादा टेम्परेचर आया, इवनिंग में रिकॉर्ड किया तो कम टेम्परेचर आया, इसको क्या करें, इसको क्या कहेंगे। अगर उल्टा हुआ, सुबह ही कम हुआ शाम को ज्यादा हुआ तो उसको क्या कहेंगे। उसके बाद में अगर टेम्परेचर आप जब जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करने में किस किस से कर सकते हैं, कौन कौन सा है। टिम्पैनो थर्मोमीटर आता है आपके पास, डिजिटल है, मर्करी वाला है, या बाकी जितने भी रेक्टल थर्मोमीटर आता है उसमें क्या फर्क रहती है। आपके पास वैक्सीनेशन में डायल थर्मोमीटर आता है, उसका क्या डिजाइन है। अगर टेम्परेचर जैसे भी हम टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं उसमें जो है मर्करी यूज होता है, तो कौन सा वैसा वाला थर्मोमीटर है जिसमें अल्कोहल यूज करके हम टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि आपने जी नर्सिंग फाउंडेशन बहुत अच्छे से पढ़ ली है, आपके जी नर्सिंग फाउंडेशन के सारे कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको पायरेक्सिया दिखा, हाइपरपेरेक्सिया दिखा तो किस में कोल्ड थेरेपी इंडिकेटेड है। अगर कोल्ड थेरेपी इंडिकेटेड है तो व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन। ये आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इस तरीके से एनालिसिस करके तो आपको बाद में कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में न्यूट्रिशन की बात करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन को सब लाइटली लेंगे कि न्यूट्रिशन क्या ही है, वही है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं। आपको जी अगर अपने न्यूट्रिशन सारी पढ़ ली है तो आपको जी अगर हम बाहर एक पेशेंट देंगे, से फॉर एग्जांपल एज 40 के हिसाब से मैं आपको एक मेल दिखाऊंगी, वेट, हाइट, एल्कुलर, यू मस्ट बी एबल टू क्रिएट डाइट चार्ट फॉर हिम। तब आप कहोगे हाँ जी आपको जो है आरडीए को नजर रख के आपने डाइट चार्ट अगर आप केपेबल हुए उसका डाइट चार्ट बनाने में विद रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, तब आप कहेंगे आप न्यूट्रिशन के कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर है, आपने न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ऐसे करके। तो मेरा ये मतलब है क्या कहना कि बीएससी नर्सिंग में जितने भी मेन किताबें हैं
मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने सारे कंसेप्ट क्लियर करे, एनालिसिस कर करके पढ़ा, ऑब्जेक्ट एग्जाम को दिमाग में रख रख के पढ़ा, तो ही आपका जो है, आपको कोई ऑब्जेक्टिव बुक जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निकल के ही कोई भी एग्जाम जो है क्वालिफाई कर सकेंगे। उसके बाद विल टॉक अबाउट, जैसे आपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड ईयर में भी जैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में समझाया कि कैसे एनालिसिस करके पढ़ना है, वैसे ही आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ना है। और इसमें क्या करते हैं, आधे बच्चे क्या करते हैं कि वो किताबें नहीं खरीदते। बुक्स खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी अपनी बुक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक सब्जेक्ट का एक मेन जो ऑथर है, मेन इम्पोर्टेंट ऑथर जो है, उसकी किताब पढ़नी है। आपको रैंडम किसी की भी किताब नहीं पढ़नी है। आई नॉट टॉक अबाउट ऑथर राइट नाउ। आपको अच्छे अच्छे ऑथर जो है, जिस बुक में कंप्लीट नॉलेज है, आपको वो वाली किताब उठा के पढ़ना है। उसके बाद जब आपने फोर्थ ईयर तक खत्म किया, फोर्थ ईयर के बाद जब आप पास आउट होके आ गए, तो आपको कोई भी, पहले आप कैपेबल होने चाहिए कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम फोर्थ ईयर के बाद ही आप क्वालिफाई कर सको। अगर आप नहीं हो कैपेबल, आपको लगता है कि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तब हम इसके दो कैटेगरीज करेंगे। अब वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मेरे जी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो उनके लिए आई रिकमेंड कि आप टारगेट हैक खरीदो, टारगेट हैक को पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप टारगेट हैक पढ़ के आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आप इसको रटेंगे, मतलब अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव याद कर करके पढ़ेंगे नहीं, आपको जी जो समझना है कि जो टारगेट की ऑब्जेक्टिव बुक है ना, ये बनाई किसने है? ये एक पर्सन ने तो बनाई है ना। उसने कैसे बनाई है? उसने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स देखे हैं, उन ऑब्जेक्टिव पेपर्स में एनालिसिस किया कि किस किस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसने उन्हीं टॉपिक को लेके आपके पास एक किताब बना दी जो आप पढ़ते हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि उसका सारा कवर हुआ होगा तो आप टारगेट हाई पढ़ के जो है आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। नहीं, आपको टारगेट हाई पढ़ के रेट्रोग्रेड एनालिसिस करनी है। व्हाट डज दैट मीन? उसका ये मतलब होता है कि जब आप टारगेट हाई पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, टारगेट हाई जब आप पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे कि ये कार्डियो है, कार्डियो में ईसीजी के बारे में पूछा जाता है, कार्डियो में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में पूछा जाता है। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक आपके दिमाग में निकल आएंगे। जब आप कुछ कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, उनका एक लिस्ट बनेगा, आप वो टॉपिक अपनी जो एमएसएन की टेक्स्ट बुक है आप उससे पढ़ लेंगे। अगर आप उससे नहीं पढ़ना चाहते हैं कि आपको लगता है कि बहुत ही टाइम लगेगा, तो आप नेट से पढ़ लें। मेन चीज है ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, मेन चीज आपका है कि आपके कंसेप्ट कितने हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप कोई भी एग्जाम क्लियर करेंगे। ये नहीं होता कि आप टॉप करेंगे, टॉप करना डजंट मैटर, आप लिस्ट में हो, दैट मैटर्स। अगर आप 2 ऑब्जेक्टिव आपके गलत हो गए, 4 सही हो गए, लेकिन आपका लिस्ट में होना इंपॉर्टेंट रहता है, आपको टॉप करना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। और सो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपको टारगेट है पढ़ के रेट्रोग्रेड एनालिसिस करनी है और अपने मेन टेक्स्ट का रिविजन करना है। अगर आप टेक्स्ट आपको बोरिंग लगता है पढ़ना, तो आप नेट से पढ़ लें एज यू आर कंफर्टेबल, लेकिन मेन एम आपका रहना चाहिए कि आपको कैसे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद में टारगेट है पढ़ के, जब आपने टारगेट है अच्छे से पढ़ लिया, उसका एनालिसिस करके अपने टेक्स्ट पढ़ लिए, तो आपका जी सारा जो है वो क्लियर होगा। उसके बाद हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको लगता है कि मेरी जी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ लिया है, तो मुझे सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं बता दूं कि अगर उनको हाई एम करना है, मतलब अगर उनको नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई करना है, या कोई भी एग्जाम वो चाहते कि मेरे से क्वालिफाई हो, तो उनको टेक्स्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेक्स्ट एक ऐसी नॉलेज है कि टेक्स्ट पढ़ के आप जो भी पूछेंगे उसको कहते हैं हमें कंप्लीट नॉलेज है। जो आप टेक्स्ट से कोई भी चीज पढ़ते हैं वो कंप्लीट नॉलेज है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो उसके लिए आई सजेस्ट आप पहले प्रीति अग्रवाल पढ़ लो। प्रीति अग्रवाल एक बहुत इजी किताब है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, आपको जो इजी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर होंगे, और उससे भी आपको एनालिसिस मिलेगा कि किस टॉपिक से पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको मैं पढ़ लूं अच्छे से, ताकि उसके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आए आपको वो क्लियर हो। उसके लिए मैं बोलूंगी कि आप प्रीति अग्रवाल पढ़ लें। प्रीति अग्रवाल के बाद आप टारगेट है पढ़ लें। ऐसा नहीं कि प्रीति अग्रवाल को पढ़ के ही आपको क्वालिफाई होगा, नहीं। अगर प्रीति से 70% ईजी पोर्शन आपका कवर होगा, 30% डिफिकल्ट पोर्शन आपको जो है टारगेट है से कवर होगा। अगर प्रीति को पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो टारगेट को पढ़ के, टारगेट और प्रीति को जब आप मिला के पढ़ते हो तो आपको सिलेक्ट होने की चांसेस है।
आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसी चीजें होती है। अगर 70% टारगेट प्रीति से पूछते हैं तो 30% कुछ डिफिकल्ट पोर्शन टारगेट हाई से आता है। जब आप दोनों करते हैं तभी आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद मैं बोलूंगी कि अगर अब कोई ऐसा स्टूडेंट है वो चाहता है कि मैं जो है नेशनल लेवल का एग्जाम मेरा क्लियर होना चाहिए, उसको प्रीति पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है इजी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, उसको टारगेट हाई भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ वो एनक्लेक्स की एक किताब पढ़े, कोई भी ऑथर, कोई भी जो भी उसको पसंद आए, कोई भी ऑथर उठा के वो पढ़ ले। एनक्लेक्स को पढ़ने का क्या फायदा है? एनक्लेक्स में जैसे सॉन्डर्स की, आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने एनक्लेक्स की सॉन्डर्स पढ़ी है। एनक्लेक्स की सॉन्डर्स पढ़ने से क्या होता है कि उसमें कम मटेरियल दिया गया है, ऑब्जेक्टिव बहुत कम है, 10, 5, 12 ऑब्जेक्टिव उसको लास्ट में, लेकिन उसमें जितनी चीजें लिखी हैं वो चीजें बहुत फ्रूटफुल है। उसमें वो चीजें लिखी गई कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, अननेसेसरी डिटेल नहीं है। एनक्लेक्स को पढ़ने से बहुत सारे कंसेप्ट इंसान के क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट के लिए एनक्लेक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो चाहता है कि मैं नेशनल लेवल का एग्जाम भी क्लियर करूं। उसके बाद मैं कहूंगी कि जितने भी एग्जाम्स जो है हमारे स्टेट लेवल के होते हैं, टू माय कंसिडरेशन, मैंने जितने एग्जाम्स में बैठी हूँ मैं, तो मुझे क्या लगता है कि जो स्टेट वाले जो एग्जाम्स हैं ये कॉपी पेस्ट है, इसमें कोई बनी बनाई हुई पेपर नहीं आता। हाँ, जो परसों जो आया था BSc नहीं नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग के बारे में जो पेपर आया था पिछली बार, उसमें मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे लगे कि जो उन्होंने बने बनाए थे, मतलब जो उन्होंने किताब पढ़ के जिसे बनाए थे, बाकी वो भी सारा वैसे ही था। तो आपको वो किसी भी 2 ऑब्जेक्टिव बुक को उठा के पेपर बना लेते हैं। तो अगर आप प्रीति अग्रवाल पढ़ लें, टारगेट पढ़ लें, तो आपका जो स्टेट का एग्जाम है वो बहुत ईजी है क्लियर करना, तो आपका इजीली हो जाएगा। लेकिन जो अब नॉर्थ सेट एग्जाम है, जो आप नॉर्थ सेट की बात करेंगे, नॉर्थ सेट में कॉपी पेस्ट टाइप कुछ भी नहीं है, आपको वो ऑब्जेक्टिव किसी भी बुक से नहीं मिलेंगे जितना मुझे लगता है। नॉर्थ सेट में जब मैंने दिया तो मुझे ऐसा लगा कि वो जैसे टेक्स्ट पढ़ के ऑब्जेक्टिव को बना बना के नॉर्थ सेट में हमसे एनालिसिस करवाते हैं कि वहां पे मोर देन 1 ऑब्जेक्टिव राइट होते हैं, एंड आपका काम होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट को चूज करना व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ सेट। तो नॉर्थ सेट को पढ़ना, अगर आपको नॉर्थ सेट करना है तो आपको टेक्स्ट पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ से बात निकल के आती है कि वो अगर बना बना के टेक्स्ट से बना बना के आप जो आपके ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो आपको टेक्स्ट से क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेक्स्ट से क्लियर होना का क्या मतलब है? आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला एग्जाम कॉपी पेस्ट वाला एग्जाम नहीं है, क्योंकि ये वाला एग्जाम जो है वो बना बनाया पूछते हैं। और जो है आप, और ऐसा है कि पहले बोलते हैं कि जो नॉर्थ सेट वाला पेपर है या कोई भी एम्स का होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, वो वही पूछते हैं जो हमारे सिलेबस में होता है, बट पूछते डिफिकल्ट तरीके से है। मोर देन 1 ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट होता, आप इंसान को लगता है कि मोर देन 1 ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, लेकिन वहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना पड़ता है। नॉर्थ सेट को क्वालिफाई करने का वही एक तरीका है। बाकी कश्मीर के एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीति अग्रवाल, टारगेट हाई और आपके टेक्स्ट बुक से वेल वर्स्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नॉर्थ सेट का है, नॉर्थ सेट का बेसिक कंसेप्ट से क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, एनक्लेक्स का पढ़ना इंपॉर्टेंट है, फिर आपका हो जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।